नमस्कार। डेली डायरी के प्रथम अध्याय में आज है प्रेमचंद की अमर कहानी पूस की रात। कहानी के शीर्षक से बिल्कुल ये साफ हो गया है कि ये एक ऐसे चरित्र की कहानी है जो कि पूस की रात में घटित होती है। पूस की रात बहुत ही ठंडी होती है, बिल्कुल हड्डी को छेद देने वाली उसकी ठंडक होती है। और ये एक गरीब की कहानी है जिसके पास अपने तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं। जब पेट भरा हुआ होता है तो वैसी स्थिति में मन में बहुत सारे विचार आते हैं, लेखनी चलती है। लेकिन पेट जब खाली होता है तो सबसे पहला जद्दोजहद ये होता है कि पेट के भूख को कैसे शांत किया जाए। तो मेरा अपने सभी पाठकों से ये आग्रह है, या मेरे सभी सुनने वालों से मेरा ये आग्रह है कि सबसे पहले वो अपने मन स्थिति को उस गरीब के मन स्थिति से मिला करके देखें। उसके बाद इस कहानी का रसास्वादन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्टार्ट करते हैं प्रेमचंद की अमर गाथा पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही रुपये तो हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माँ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उसे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं। वो बनिहार जो होता है, वो जो हार यहाँ पर वो शब्द का प्रयोग किया गया है, जो खेत खलिहान में एक जगह होता है, उसके लिए हार का प्रयोग मुंशी प्रेमचंद ने किया है। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस फिर सिर पर आ गया है। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियाँ जमाएगा, गालियाँ देगा। बला से जाड़ों में मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ अपना भारी भरकम डिग लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा रास्ता सोचूंगा। मुन्ने उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेर कर बोल दी, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो, कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? न जाने कितनी बाकी है जो इस तरह से चुकते ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं छोड़ देते? मरमर का काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए ना दूंगी मैं। हल्को उदास होकर के बोला, क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा? क्या उसका राज है? मगर यह कह देने के साथ उसकी तनुई भौएं ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले रुपये से निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिया। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसी खेती, मजूरों से सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी के धौंस तो ना सहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ और उसी में झोंक दो और ऊपर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो।
उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक पग के साथ उसका मस्तक उसकी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठुठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुतरा जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी में कूं कूं कर रहा था। दो में से एक को तो नींद ना आती थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब ठंडा खाओ, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए। अब रो नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दूम हिलाई और अपनी कूं कूं को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकू की नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। यह राण पछुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। उठो, फिर एक चीलम भर लूं, किसी तरह तो रात तो कटे। 8 चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। और एक एक भागवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी घबरा कर भाग जाए। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े की गुजर हो जाए। तकदीर की भी बखूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, चिलम पिएगा? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकते ही आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहां पुलाव बिछा दूंगा, उसमें घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास से अपना मुंह ले लिया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चीलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ हो, अब कि सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा कि वह इस करवट लेटता, कभी उस करवट पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह से न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के देह से न जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उस अपने गोद से चिपकाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसे कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई की भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता से उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी। वह हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छतरी के बाहर आकर भूखने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमका कर बुलाया, पर उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया।
रात में शीत की हवा को धधकना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। धमनियों में रक्त की जगह हीम बह रहा था। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तर्षि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पों पर आम का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कौन जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता तब गबरू, चलो पत्तियों में बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें, ठाठे हो जाएंगे, फिर जाकर के सोएंगे। अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूकू कर सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थीं। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू ले हुआ आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारे नाक में भी सुगंध आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वो उसको निचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह एक पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इस अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्षों की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो एक अथाह अंधकार को उस सिरों से संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व से हृदय से छिपा जा सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबर ने कू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से ये उपाय न सूझा, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जबरा ने पूंछ हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चे तो मैं दवा न करूंगा। जबरा ने उसे अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुनि से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ उछला और अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द घूमकर उसके पास आकर खड़ा हो गया। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद जाओ। या फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थीं। बगीचे में फिर अंधेरा छाया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंख बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती उसे आलस से दबाए लेता था। जबरा जोर से भूख कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है।
शायद नीलगांव का झुंड था। उनके कूदने दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा, नहीं जबरा, कि होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ? अब तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भूखता रहा, उसके पास ना आया। फिर खेत के चले जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ था। इस जाड़े पाले खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असुझ जान पड़ता। वो अपनी जगह से न हिला। उसने जोर से आवाज लगाई, लियो लियो उर। जबरा भूख रहा था। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी। तो ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा। 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वो फिर बूझते हुए अलाव के पास बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंडे देह को गरमाने लगा। ठंड ऐसी चीज होती है कि अच्छे अच्छे को पछाड़ देती है। ठंड से मौत भी होती है। आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था। नीलगायें खेत का सफाया किया डालती थी और हरखू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता से रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहां आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर के आ रही है? हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपनी खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। दोनों फिर खेत की डांड पर आए। देखा मानो खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी कल के माल गुजारी भरने पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहां सोना तो नहीं पड़ेगा ना? Thank you very much for watching and giving me the support.